Hello students, welcome back. Students, in the last lecture, we learned how to draw Lewis dot structure of different molecules and ions. अब बच्चों देखो हमने जो आयंस डिस्कस किए थे, इन आयंस के अगर हम लीविस डॉट स्ट्रक्चर देखें, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयन, तो लीविस डॉट स्ट्रक्चर जब हमने बनाए थे उसके अकॉर्डिंग ये एग्जांपल, इसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था हमने। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट था, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट था, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। और इस पूरे मॉलिक्यूल पे क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है। तो देखो ये जो 2 नेगेटिव चार्ज है ये इस पूरे मॉलिक्यूल पे होता है। ठीक है, हम इंडिविजुअल एटम्स पे शो नहीं करते, बट फिर भी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो है वो इस चार्ज को एटम्स पे दिखाना होता है। तो सबसे पहली बात, the charge present on an ion is the charge on whole of it, पूरे पे होता है ये चार्ज, but it is represented on the atoms in the ions। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एटम्स पे। कौन से एटम्स पे? जो आयंस में प्रेजेंट है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो समझने के लिए स्ट्रक्चर को जो है वो और आसानी से समझने के लिए हम इस चार्ज को एटम्स के ऊपर क्या करते हैं, अलॉट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इस चार्ज को एटम्स के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसको बोला जाएगा फॉर्मल चार्ज। तो अब यहां पर एक लाइन ऐड कर देता हूं मैं, व्हेन दिस चार्ज इज रिप्रेजेंटेड, व्हेन दिस charge is represented on individual atom, then it is called formal charge। तो जब किसी चार्ज को आप एटम में रिप्रेजेंट करने लग जाते हो, जो चार्ज इस पूरे के पूरे आयन पे था उसको अब मैं एटम्स के ऊपर शो करता हूं, तो एटम्स पे जब मैं इसको दिखाऊंगा तो ये क्या बोला जाएगा, इट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। इस टर्म का ध्यान रखना। तो अब हम आज अपने लेक्चर में फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ये कार्बोनेट आयन है, इसमें हम अगर एटम्स के ऊपर चार्ज दिखाने लगे तो ये 2 नेगेटिव चार्ज जो है इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो आज ये निकालने सीखने वाले हैं हम यहाँ पर। तो देखो, हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। सबसे पहले तो फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप। इट इज द चार्ज carried by an atom in the molecule or ion, किसी मॉलिक्यूल में या फिर किसी आयन में। कब? जब ये अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है या अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बनाता है। चार्ज कैरिड बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल or ion when it form bond lesser than or greater than its कोवेलेंसी। तो ये डेफिनेशन होती है फॉर्मल चार्ज की। अब इसमें ये टर्म आ गया कोवेलेंसी। कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है? कोवेलेंसी का मतलब होता है कोई भी एटम ऑक्टेट जो है उससे कितना दूर है। मतलब इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
it is the number of electron shared by an atom to complete its octet or duplet is called its कोवेलेंसी। कोवेलेंसी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये स्टेटमेंट नोट कर लो आप। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, अगर 4 या 4 से कम हैं तो कोवेलेंसी कितनी रहती है? कोवेलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी कोवेलेंसी रहती है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है? इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज n इज ग्रेटर देन 4 देन कोवेलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? कोई भी एटम, चाहे वो किसी मॉलिक्यूल में है चाहे वो किसी आयन में है, जब वो बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनाते टाइम अगर वो अपनी कोवेलेंसी से कम बॉन्ड बनाता है या ज़्यादा बॉन्ड बनाता है, तब उस पर जो चार्ज आता है दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो ये कंडीशन है, कोवेलेंसी से या तो ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे या कम बॉन्ड बनेंगे, तब जो चार्ज आएगा उसको बोला जाता है फॉर्मल चार्ज। कोवेलेंसी किसको बोलते हैं? कोवेलेंसी बोला जाता है कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है कोई एटम अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करता है वो उसकी कोवेलेंसी हो जाती है। ये हो जाती है कोवेलेंसी की डेफिनेशन। कोवेलेंसी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? आप किसी भी एटम में ये देख लो कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो कोवेलेंसी क्या रहेगी? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वही कोवेलेंसी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, अगर किसी एटम में 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उसकी कोवेलेंसी कैसे निकालते हैं? तो 8 में से माइनस कर दो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसकी कोवेलेंसी आ जाती है। तो मैं आपको एक टेबल बना रहा हूँ यहाँ पर, ये कैलकुलेट कराने के लिए कि कोवेलेंसी कैसे निकाली जाती है। देख लो अब इस टेबल को। कोई भी गिवन एटम है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, उसके बाद में उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसके बाद में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लिखेंगे और फिर इसकी कोवेलेंसी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे इस टेबल में। अब देखो, हाइड्रोजन जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1। इसका एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में के में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? एक ही आ गया। आउटर मोस्ट शेल हो गया यही, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। अब ये क्या है? ये n की वैल्यू है। n की वैल्यू क्या आ रही है? 1 4 से छोटी है। 4 से छोटी है तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी ही क्या हो जाएगी? कोवेलेंसी। और कोवेलेंसी का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बॉन्ड बनाने के लिए? तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन का एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो बॉन्ड भी कितने बनाएगा? एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो जितनी कोवेलेंसी उतने ही बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन का एटम। ठीक है, अब चाहे कोई भी एटम ले लो, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ ले लेते हैं, तो क्लोरीन के साथ भी क्या करता है? ये एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना, तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। मीथेन ले लो, मीथेन के अंदर क्या होता है? कार्बन जो है उसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही है ना। तो हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन का एटम एक ही बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। तो भले ही 4 हाइड्रोजन के एटम ले लिए हमने, लेकिन चारों हाइड्रोजन के एटम क्या करते हैं? एक एक ही तो बॉन्ड बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन कहीं पर भी हो, किसी भी मॉलिक्यूल में हो, वो एक ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसकी कोवेलेंसी 1 है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जितनी कोवेलेंसी उतने ही बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो कोवेलेंसी कैसे निकाली? n की वैल्यू देखकर। n क्या है? 4 से छोटी है, तो 4 से छोटी है तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ही कोवेलेंसी। अब आते हैं दूसरे एटम पे। ये है हमारा हीलियम। हीलियम में कितने एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं के शेल में, और ये ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करता है। तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसकी कोवेलेंसी क्या रहती है? 0। तो कोवेलेंसी 0 है, क्यों? क्योंकि ये ड्यूप्लेट रूल को ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुका है। ठीक है, ड्यूप्लेट रूल इसी की वजह से तो बनाया गया था। नोबल गैस है, रिएक्ट नहीं करती, इसी वजह से ड्यूप्लेट रूल बनाया गया था।
तो ये तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, बॉन्ड नहीं बनाएगा तो कोवेलेंसी क्या रहेगी, 0। तो हीलियम का हमें कोई कंपाउंड नहीं दिखता। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, लिथियम। अब लिथियम का देखो एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, 3। कन्फिग्रेशन लिखोगे क्या आएगा, 2 और 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1 एल शेल में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या लिखा जाएगा, 1। तो कोवेलेंसी क्या आएगी, 1 ही आएगी, क्योंकि ये 4 से छोटा नंबर आ गया। तो 4 से छोटा नंबर है, इस वजह से जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी कोवेलेंसी। अब देखो लिथियम जो है वो जब कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, तो जैसे कि LiCl का एग्जांपल लेते हैं, लिथियम क्लोराइड। तो लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे इस तरीके से, LiCl। ठीक है, तो एक सिंगल बॉन्ड बन गया, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं बेरिलियम पे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, कन्फिग्रेशन 2 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। कोवैलेंसी भी 2, एग्जाम्पल BeCl2। तो BeCl2 में क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है इसके साथ। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड बनाया मैंने, ये देखो एक्सेप्शन होता है, ये बेरिलियम जो है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता ये कंपाउंड, और फिर भी एग्जिस्ट करता है, तो ये लिमिटेशन बन जाता है लीविस स्ट्रक्चर की। लीविस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो इस कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो दिस इज द लिमिटेशन। अभी बाद में पढ़ेंगे हम लिमिटेशन क्या क्या है लीविस डॉट स्ट्रक्चर की, तो ध्यान रखना है इसको। मैंने सिर्फ यहाँ पर कोवेलेंसी निकालने के लिए बताया है। बेरिलियम का ये कंपाउंड बनता है जिसमें बेरिलियम जो है वो क्या करता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब बेरिलियम की कोवेलेंसी कितनी हो गई, 2। कहाँ से आई 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कन्फिग्रेशन 2 और 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 से छोटा नंबर, तो क्या करेगा, कोवेलेंसी भी 3 ही दिखाएगा। अब देखो बोरॉन का कंपाउंड मिलता है BeCl3। BeCl3 में क्या करेगा, बोरॉन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आ गए। ये क्लोरीन के साथ शेयर करता है, क्लोरीन क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, लेकिन इसको बेचारे को छोड़ देता है इसी के हाल पे। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, फिर भी कंपाउंड जो है वो बन रहा है। तो इसका मतलब ये भी एक्सेप्शन में आ गया, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पर बोरॉन की वैलेंसी कितनी आ रही है, बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो बोरॉन की कोवैलेंसी हो गई 3। तो कोवैलेंसी 3 है ड्यू टू 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। बोरॉन के बाद में क्या आ जाएगा, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कन्फिग्रेशन 2 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर क्या आ गया अब 4। तो हमने क्या बोला था, कोवैलेंसी जो है वो 4 या 4 से छोटा नंबर है तो उतनी ही रहेगी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 नंबर आ गया तो 4 ही कोवैलेंसी रहेगी। 4 कोवैलेंसी है, इसका मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन। तो तुमने देखा है कार्बन के लीविस डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाए थे कल। ठीक है, कोई भी लीविस डॉट स्ट्रक्चर देख लो कार्बन का, चाहे वो CH4 है, कितने बॉन्ड बना रहा था कार्बन उसमें, 4 बॉन्ड बना रहा था। चाहे वो CO3 2- है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। तो कार्बन जो है वो अपने सभी कंपाउंड्स में कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। आ गई कोवैलेंसी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। कार्बन के बाद में क्या आता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कन्फिग्रेशन 2 और 5, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो क्या लिखवाया था तुम्हें, कोवैलेंसी, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, 8 में से माइनस कर दो इस एंड को, तो इट इज ग्रेटर देन 4। 5 आ गया तो हमें 8 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगी, 3, कोवैलेंसी रहेगी 3। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे लेकिन बॉन्ड बना रहा है 3, क्योंकि कोवैलेंसी 3 आ गई। तो नाइट्रोजन का जब आपने बॉन्ड बनाया, NH3 जब आपने बनाया तो कैसे बनाया था, NHHH और एक लोन पेयर। तो यहां पर 3 बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से कोवैलेंसी क्या है, 3। आ गया समझ में। तो नाइट्रोजन जो है वो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कोवैलेंसी 3 होती है। अब चलो नेक्स्ट, ऑक्सीजन देखो। ऑक्सीजन जो है उसमें क्या होगा, तो ऐसे ही कन्फिग्रेशन लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, फिर उसकी कोवैलेंसी निकालेंगे और फिर देखेंगे कितने बॉन्ड बनाएगा। चलो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, कन्फिग्रेशन इज 2 और 6, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6,
6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंसी क्या हो जाएगी 8 - 6 दैट इज 2। तो इसका मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो यहां पर ऑक्सीजन जो है, पहले वाटर का एग्जांपल लेते हैं। वाटर के अंदर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंसी हो गई 3। ठीक है, और एग्जांपल ले लो जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व था, C डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों ऑक्सीजन एटम कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 2 बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंसी हो गई 2। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो मोस्टली 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसकी कोवेलेंसी जो है वो 2 रहती है। कैसे आती है कोवेलेंसी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं 8 में से, तो 8 - 6 किया तो आंसर आया 2। अब आ जाता है नेक्स्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2 और 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 8 - 7 दैट इज 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा। कैसे दिखाओगे? फ्लोरीन का मॉलिक्यूल F2 कैसे बनाया था? सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन, इसका मतलब कोवेलेंसी 1 है। दूसरा देखो HF में क्या किया था? हाइड्रोजन और फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन भी एक कोवेलेंसी दिखाता है, इस वजह से एक बॉन्ड बना रहा है, फ्लोरीन भी एक बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि कोवेलेंसी दोनों की क्या है? 1 है। ठीक है, तो दोनों मिलके अपना एक ही बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन भी फ्लोरीन भी, क्योंकि दोनों की कोवेलेंसी कितनी थी? 1। तो कोवेलेंसी का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा कोई भी एटम और कितने बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपके पास ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन यूज करने वाले हो बॉन्ड बनाने के लिए? तो एक इलेक्ट्रॉन यूज करने वाले हैं, तो एक ही बॉन्ड बनेगा, तो कोवेलेंसी आ गई 1। ऑक्सीजन के पास तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, इस वजह से कोवेलेंसी आ रही है 2। नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए, इस वजह से कोवेलेंसी आ जाती है 3। तो ये कोवेलेंसी जो है वो हमें ये बता देती है कि कोई भी एटम कितने बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, चलो अब हमने फॉर्मल चार्ज की क्या डेफिनेशन लिखी थी? कोई भी एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी आयन के अंदर अगर अपनी कोवेलेंसी से ज्यादा या कम बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। अब मैं 2 स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं बच्चों, यहां पर देखो, अगर कोई भी एटम अपनी कोवेलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, लिख लो इस बात को, इफ एनी एटम मेक्स more number of bonds than its covalency, then it carry positive charge equal to number of extra bonds formed। अपनी कोवेलेंसी से कितने बॉन्ड ज्यादा बना रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज लगा दो उस एटम पे, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बॉन्ड्स फॉर्म्ड। ठीक है, तो कोई भी एटम अपनी कोवेलेंसी से ज्यादा बॉन्ड जब बनाता है तो जितने भी वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है अपनी कोवेलेंसी से उतना ही उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दो। इसका मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको ये बात। वाटर जो है उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं? वाटर का स्ट्रक्चर बनता है ऐसे। अब देखो, हमने ये जो टेबल बनाई इसमें ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी थी? 2, मतलब ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। यहाँ पर 2 बॉन्ड बना रहे हैं, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी क्या है? फुलफिल्ड है। हाइड्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है? 1। दोनों हाइड्रोजन एटम एक एक बॉन्ड ही बना रहे हैं, तो इसकी भी कोवेलेंसी फुलफिल्ड है। लेकिन अगर मैंने आपको जो स्ट्रक्चर दिया था इसकी बात करूं, H3O+, इसमें देखो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होती है? 2, लेकिन ऑक्सीजन ने बॉन्ड कितने बनाए? 3। इसका मतलब अपनी कोवेलेंसी से एक बॉन्ड ज़्यादा बना रहा है, तो जितने बॉन्ड ज़्यादा बना रहा है उतना चार्ज लगा दो इस ऑक्सीजन पे। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो एक्चुअल में हमने इस पूरे आयन के ऊपर लगाया है, ये एक्चुअल में कहाँ से आया? ऑक्सीजन से आया। ऑक्सीजन ने अपनी कोवेलेंसी से जो है वो एक बॉन्ड ज़्यादा बनाया, इस वजह से इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। सो दिस इज द फॉर्मल चार्ज। हाइड्रोजन को देखो, ये हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बना रहा है, तो कोई भी हाइड्रोजन अपनी कोवेलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना रहा, तो इस वजह से हाइड्रोजन पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो ये जो +1 चार्ज है
ये हमने कल जो स्ट्रक्चर बनाए थे उसमें इसको यहां दिखाया था। ठीक है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये पता लगाने के लिए कि कौन एटम जो है वो अपनी कोवेलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से हम इस चार्ज को यहां लगाना सीख रहे हैं आज, क्योंकि ये फॉर्मल चार्ज है जो इस ऑक्सीजन की वजह से डेवलप हो रहा है इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, NH3 अमोनिया। अमोनिया का अगर हम लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे बनता है, 3 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना रहा है, तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 होती है, सेटिस्फाइड, हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1 होती है, सेटिस्फाइड। तो इस स्ट्रक्चर में कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं, ठीक है, सभी एटम जो है वो न्यूट्रल हैं। लेकिन अगर मैं NH4+ का आपको लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए देता हूं तो ये कैसे बनाओगे आप, नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा इस तरीके से। अब देखो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी थी, 3, बॉन्ड कितने बना रहा है, 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे लेकिन ये चौथा इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर रहा है, तो +1, इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यूज किया, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आ गया किस पे, नाइट्रोजन पे। बॉन्ड बनाने थे 3, बॉन्ड बना लिए 4, तो 3 + 1 4 बॉन्ड बना रहा है, +1 मतलब +1 चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे। हाइड्रोजन को देखो, अब हाइड्रोजन जो है वो तो भाई उतना ही बना रहा है जितनी उसकी कोवेलेंसी है, तो हाइड्रोजन की कोवेलेंसी क्या रहती है, 1। इसने भी 1 बनाया, इसने भी 1, इसने भी 1, इसने भी 1, तो हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ये जो कल हमने स्ट्रक्चर बनाया था NH4+ का, जिसमें हमने कल चार्ज यहां दिखाया था, एक्चुअल में ये चार्ज किसके ऊपर होता है, दिस इज ऑन द नाइट्रोजन एटम, बिकॉज इट इज मेकिंग एन एक्स्ट्रा बॉन्ड, और इसको बोलेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी एटम, चाहे वो कोई मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कोई आयन हो, अगर वो अपनी कोवेलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितने एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब निकालते हैं कि अगर कोई एटम अपनी कोवेलेंसी से कम बॉन्ड बनाता है तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो भाई, अब स्टेटमेंट जो है वो आप लिख दो उल्टी, इफ एनी एटम इट मेक्स बॉन्ड लेस देन इट्स कोवेलेंसी, इफ एनी एटम in a molecule or ion makes bond less than its valency या कोवेलेंसी, ठीक है, कोवेलेंसी से कम अगर बॉन्ड बनाता है, then the atom has negative charge equal to number of bonds formed less by the atom। इसका मतलब कोई भी एटम अगर अपनी कोवेलेंसी से कम बॉन्ड बना रहा है तो जितने कम बॉन्ड बना रहा है उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है वो लगा दो उस एटम के ऊपर, तो ये हो जाएगा फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो किसी भी एटम जो किसी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर हिस्सा ले रहा है और वो अपनी कोवेलेंसी से कम बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब उस एटम के ऊपर हमें नेगेटिव चार्ज लगाना है। चलो अब हम एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव चार्ज वालों का। तो देखो कल हमने स्ट्रक्चर बनाया था CO3 2- का, आपने इसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया और इस तरीके से स्ट्रक्चर आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन एटम जो है इसके तुमने 2 बॉन्ड बना दिए, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होती है 2, तो इसकी तो कोवेलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन ये जो 2 ऑक्सीजन एटम हमने बनाए हैं ये कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 1 बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंसी कितनी होती है 2, बॉन्ड कितना बना रहा है 1। ठीक है, तो इसको हम O* लेबल कर देते हैं कि भाई ये 2 ऑक्सीजन एटम ऐसे थे जो 1 बॉन्ड बना रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, तो इन दोनों एटम के ऊपर क्या चार्ज आएगा, -1। ठीक है, तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम क्योंकि ये अपनी कोवेलेंसी से
एक बॉन्ड कम बना रहे हैं, इस वजह से ये जो ऑक्सीजन एटम है दोनों, इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा हमें, -1 चार्ज। और यही -1 चार्ज था जिसको तुम यहां पर 2 नेगेटिव लिख रहे थे। कार्बन को देखो, कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होती है, 4। इसने कितने बॉन्ड बनाए, 4 ही बॉन्ड बना रहा है, तो ये अपनी कोवेलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ना तो इस पे कोई चार्ज आएगा ना इस पे चार्ज आएगा, इन दोनों ऑक्सीजन एटम पे चार्ज आएगा। और यही चार्ज जो था उसको हम यहां पर लिख रहे थे 2 नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इन कार्बोनेट आयन। चलो अब और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है नाइट्रेट आयन NO3-1, जो कल हमने बनाया था NO3-1। अब देखो इस पे फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो कल हमने स्ट्रक्चर बनाया था इसका, कैसे बना था, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर बना था। और इस पे हमने क्या चार्ज लगाया था, -1। अब देखो बच्चों यहां पर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है, 3, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2। ये ऑक्सीजन एटम 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इसकी कोवेलेंसी सेटिस्फाइड है। नाइट्रोजन को देखो, कोवेलेंसी कितनी है, 3, बॉन्ड कितने बना रहा है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज आएगा, +1। इन दो ऑक्सीजन को देखो, कोवेलेंसी है 2, बॉन्ड कितने बना रहा है, 1, मतलब 1 बॉन्ड कम बना रहा है, तो चार्ज क्या आएगा, -1। ऐसे ही ये वाला कोवेलेंसी है 2, बॉन्ड बना रहा है 1, मतलब 1 नेगेटिव चार्ज, -1। तो एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो ये चार्ज तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज बचेगा। इस नेगेटिव चार्ज को आप यहां दिखा रहे थे। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे बोले कि नाइट्रेट आयन जो है उसमें बताओ फॉर्मल चार्ज जो है वो किस किस पे कितना आएगा, तो 2 ऑक्सीजन एटम पे बना देना -1 और नाइट्रोजन पे आ जाएगा +1। ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, या फिर ये कह सकते हो कि भाई ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एक नेगेटिव चार्ज बचेगा, वो नेगेटिव चार्ज हमने यहां लगा रखा। तो ये हो गया नाइट्रेट के अंदर एटम्स पे फॉर्मल चार्ज। चलो आज एक नया मॉलिक्यूल ट्राई करते हैं, ओजोन। ओजोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, लीविस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा, तो कल वाले रूल्स अप्लाई कर लो। पहले तो टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। 3 एटम है, 3 6 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 3 ऑक्सीजन के एटम बना दिए इस तरीके से। पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दो, 4 इलेक्ट्रॉन एंगेज हो गए, कितने बच गए, 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन बांटो इन 3 एटम्स के ऊपर, कैसे बटेंगे, तो भाई तुक्का मारते हैं पहले तो। ठीक है, 4 और 4 8, अब बच गए 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गए 8 और 4 12, 12 और ये हो गए 2 14। इस तरीके से बांट देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, लेकिन इसके तो 6 हुए बेचारे के। तो अब क्या करना पड़ेगा, किसी एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर इधर कर दो। इसके भी 8 पूरे, इसके भी 8 पूरे, इसके भी 8 पूरे। अब क्या हो गया, एक साइड तो आ गया सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, और इधर चला गया डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर बन गया। इस मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। लेकिन अगर मैं फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट लगाऊं तो देखो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होती है, 2, मतलब इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। ये ऑक्सीजन का एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बना रहा है, तो इस पे तो कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन इस ऑक्सीजन को देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है इसने, तो इस पे फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, +1। अब इस ऑक्सीजन को देखो, कोवेलेंसी 2 थी, बॉन्ड कितने बना रहा है, 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें चार्ज क्या आएगा, -1। तो ये माइनस इस पॉजिटिव को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो इस वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो कैसा लिखा जाता है, न्यूट्रल। लेकिन ये समझ जाना, ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें एक्चुअल में 2 ऑक्सीजन एटम ऐसे होते हैं जिसमें से एक पे +1 चार्ज होता है, एक पे -1 चार्ज होता है। तो अब तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि ये ऑक्सीजन का, ओजोन का जो मॉलिक्यूल है उसमें एक्चुअल में ऑक्सीजन एटम 2 ऐसे थे जिन पे चार्ज था। ठीक है, तो ये आ गया फॉर्मल चार्ज। चलो और निकालते हैं H2SO4। अच्छा, H2SO4 जो है इसका हम बाद में स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं हम। C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड आयन, CN-1। तो कल इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया था मैंने।
दो एटम है कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कन्फिग्रेशन आ जाएगा 2 और 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 और 4 9 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। कार्बन और नाइट्रोजन दो एटम है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए। अब देखो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कैसे करेंगे? तो भाई 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितने बच गए? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कैसे करें? तो 2 2 4 2 6 और 1 7। किसी एक एटम के पास जो है वो हमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन अनपेड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें क्या करेगा? परेशान करेगा। तो क्या करें इसका? तो इसको हम क्या कर देते हैं, अच्छा एक चीज़ तो हम भूल ही गए, नेगेटिव चार्ज भी तो है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, तो इसको पेयर कर दिया। अब देखो ना तो इसका ऑक्टेट पूरा ना इसका ऑक्टेट पूरा, तो क्या किया जाए अब? तो भाई कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी दे देगा। तो भाई ये कार्बन वाला एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इसको इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, नाइट्रोजन के एज इट इज रहने दो। अब देखो कार्बन के कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के कितने हो गए? 8। तो अभी भी स्टेबल नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? तो अब जो है वो नाइट्रोजन जो है वो अपना एक और इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, तो इसको मैंने उठा के इधर रख दिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन के इधर आ गए, अब इसके कितने हो गए? 8, इसके कितने हो गए? 8। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया? C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब देखो इसके अंदर नाइट्रोजन जो है उसकी कोवेलेंसी कितनी होती है? 3। कितने बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर? 3। तो इस पर कोई चार्ज आएगा? नहीं आएगा, फॉर्मल चार्ज क्या रहेगा? 0, ठीक है, न्यूट्रल रहेगा। लेकिन कार्बन पे देखो, कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होती है? 4। बॉन्ड कितने बना रहे हैं? 3, मतलब एक बॉन्ड कम बना रहे हैं, एक बॉन्ड कम बना रहा है, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? कार्बन पे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज तुमने लिखा हुआ है एक्चुअल में ये कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्राइल आयन। चलिए अब नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं। नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर को आपने बनाया होगा लीविस डॉट स्ट्रक्चर में, कैसे बनाते हैं? तो देखो यहां पर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या रहता है? HNO3, HNO3, ठीक है। तो इसका पहले तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, 6 3 18, 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन, 18 5 23 1 24, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो भाई नाइट्रोजन जो है वो कम है, हाइड्रोजन तो कभी बीच में जा नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल रहता है, तो नाइट्रोजन रहेगा सेंट्रल एटम। अब नाइट्रोजन के पास क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इसके साथ लगा है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये 24 इलेक्ट्रॉन बांटने, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, कितने हो गए टोटल? तो ये हो गए हमारे 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बच गए? 16 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो ये तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया इसका, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन देना नहीं है। अब 16 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 4 इसके पास, 4 इसके पास और 4 इसके पास, कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितने बच गए हमारे पास? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। तो क्या करें अब? तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, भाई 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, तो इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा। लेकिन क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हुआ? नहीं हो पाया, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ इस केस में। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो अब हमें जो है वो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, शेयर कर लेते हैं बीच में। तो देखो अब इसका ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी। तो अब स्ट्रक्चर क्या बन गया? HON डबल बॉन्ड O डबल सिंगल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर बन गया। सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अब देखो हाइड्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है? 1। कितने बॉन्ड बना रहा है? 1, कोवेलेंसी सेटिस्फाइड, कोई चार्ज नहीं आएगा। ये ऑक्सीजन देखो, कोवेलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन की? 2, उतने ही बॉन्ड बना रहा है जितनी कोवेलेंसी है, कोई चार्ज नहीं। नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है? 3, बॉन्ड कितने बना रहा है? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक बॉन्ड फालतू बनाया। फालतू बनाएगा तो चार्ज क्या आएगा? +1। तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? +1 चार्ज है नाइट्रिक एसिड में। इस ऑक्सीजन को देखो, कोवेलेंसी 2, 2 बॉन्ड बना रहा है, कोई चार्ज नहीं। इसको देखो, कोवेलेंसी 2, बॉन्ड बना रहा है 1, इसका मतलब एक बॉन्ड कम बनाया, एक बॉन्ड कम बनाया तो चार्ज आ गया -1। तो ये +1 और ये -1 एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल रहता है, तो इसलिए कोई चार्ज नहीं दिखाया जाता। लेकिन एक्चुअल में नाइट्रोजन पे +1 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। तो दिस इज द वे वी कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन एनी एटम इन अ मॉलिक्यूल। अब देखो बच्चों, इस तरीके से लिविस ने जो है वो काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना के,
और फिर बाद में फॉर्मल चार्ज भी इंक्लूड कर दिया उन्होंने, और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए ये तरीका यूज़ कर लिया कि इस तरीके से आप फॉर्मल चार्ज बता सकते हो लिविस डॉट स्ट्रक्चर में किसी भी एटम पे कितना होगा। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसी चीज़ें थी जो लिविस एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो जैसे कि मैंने अभी कोवेलेंसी जब तुम्हें बताई तो 2 पॉइंट लिखवाए कि भाई एक तो BCl3 का मॉलिक्यूल बन जाता है जो एग्जिस्ट करता है लेकिन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, दूसरा BeCl2 का मॉलिक्यूल बन जाता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता लेकिन फिर भी बन रहा है। तो अब हम करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल या लिविस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स which do not follow octet rule. Example BeCl2 स्ट्रक्चर बना देना। बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 क्लोरीन के साथ ही अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है इस तरीके से, और ये स्ट्रक्चर बन जाता है BeCl2 का। ठीक है, तो बेरिलियम जो है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका। तो भाई ये कैसे बन गया? आप तो ये कह रहे हो कि बॉन्ड बनेगा, किस लिए बॉन्ड बनेगा? ऑक्टेट को फॉलो करना है, ऑक्टेट पूरा करना है, इस वजह से बॉन्ड बना रहे हैं। ये तो बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना रहा है बेरिलियम, इसमें तो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है इसका, फिर भी ये बन रहा है। क्यों बन रहा है बताओ? तो रीज़न नहीं दे पाए। फिर आ जाता है नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल BCl3। अब इसको देखो, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है, तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन भाई इसका बोरॉन का क्या होगा? बोरॉन का तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो जी अब ये नहीं पता क्या कारण है, ये कैसे बन गया? इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, फिर भी ये बनता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो है, जब इनका पता चला जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, तो फिर लोगों ने जवाब मांगना शुरू कर दिया लीविस से कि भाई आप तो कह रहे हो कि बॉन्ड बनता है ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन यहाँ तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हो रहा। फिर क्या ऐसे भी मॉलिक्यूल्स थे जिसके अंदर ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो आ रहे थे, जैसे कि PCl5। अब PCl5 को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 5 क्लोरीन के एटम्स के साथ। ठीक है, अब भाई 5 क्लोरीन के एटम के साथ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करोगे तो क्लोरीन का तो चलो मान लिया आपने ऑक्टेट पूरा कर दिया, अब ये फॉस्फोरस का क्या होगा? इसके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, 5-5 क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, तो आप तो ऑक्टेट रूल से भी आगे चले गए। ठीक है, तो भाई ये कैसे बन गया? तो अब लीविस के सामने जो है वो इसका भी कोई आंसर नहीं था कि PCl5 कैसे बन रहे, ये तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए फॉस्फोरस के अंदर, इसको तो 8 पूरे करने थे, तो 2 फालतू इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है ये? ऐसे ही कल मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया था SO3 का बनाने का। अब SO3 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो सल्फर के खुद के, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बना लो, और ये 3 ऑक्सीजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लेता है। तो ऑक्सीजन एटम जो है वो क्या करते हैं, इसके साथ 4-4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, लेकिन इस सल्फर की क्या हालत होगी? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? तो देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास। तो भाई सल्फर ट्राईऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, S ट्रिपल बॉन्ड O ट्रिपल बॉन्ड O ट्रिपल बॉन्ड O। तो ये मॉलिक्यूल जब मिला तो फिर इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन से तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो ये चीज़ें जो थी ये लिमिटेशन बन जाती है अब लीविस की। लीविस के पास ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए कोई आंसर नहीं है कि ये मॉलिक्यूल्स क्यों बन रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला लिमिटेशन आ गया, ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन। लिख लो यहाँ पर, तो लीविस डॉट स्ट्रक्चर, या फिर सिंपली लिख लो लीविस वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स not following octet rule. Example BeCl2, BCl3,
PCl5 SO3 एक्सेट्रा। ये आ जाती है फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। अब आते हैं सेकंड लिमिटेशन पे। सेकंड लिमिटेशन आता है लीविस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाए गए तो हमें ये बताया गया कि भाई नोबल गैसेस जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं, ठीक है, और सभी एटम्स जो है वो नोबल गैसेस के जैसा होना चाहते हैं, मतलब उनको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। लेकिन जैसे जैसे हमने नोबल गैसेस के बारे में स्टडी किया तो हमें पता चला कि जेनॉन जो है इट फॉर्म कंपाउंड्स। तो जैसे कि एग्जांपल बता देता हूं, जेनॉन जो है इसके कंपाउंड्स मिलते हैं हमें XeF2 ये मिलता है, XeF4 मिलता है, XeF6 मिलता है, ये कंपाउंड्स मिलते हैं जेनॉन के। और जेनॉन क्या है? इट इज़ अ नोबल गैस। तो नोबल गैस को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसको भी कंबाइन करना पड़ रहा है? इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये किस लिए कंबाइन कर रही है अब और कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रही है? तो अकॉर्डिंग टू लीविस, लीविस का पूरा कंसेप्ट ही किसके ऊपर बेस्ड था? उसने ये बोला था नोबल गैसेस स्टेबल हैं, सभी एटम स्टेबल होना चाहते हैं। तो जो चीज़ ऑलरेडी स्टेबल है वो अनस्टेबल क्यों हो रही है, वो बॉन्ड क्यों बना रही है, कंपाउंड क्यों बना रही है? ठीक है, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके अंदर इस पॉइंट में, लीविस वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन वाई जेनॉन विच इज़ अ नोबल गैस इट शोज बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अनएबल टू एक्सप्लेन वाई xenon which is a noble gas forms bond। तो ये आ जाता है सेकंड लिमिटेशन। फिर देखो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो एक एग्जांपल दे देता हूं, NO नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो आप, तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। 6 और 5 कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें भाई? ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन अगर डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो आ गया हमारा बॉन्ड बनाने के लिए, सिंगल बॉन्ड तो कम से कम होगा ही ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल दो। अब कितने बच गए? 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? चलो 3 इधर बांट दिए तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, अब इसके पास तो 5 ही इलेक्ट्रॉन हुए, इसके पास तो 8 हो गए, तो भाई ये तो स्टेबल नहीं हुआ। तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर लेके जाओ, 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए बीच में इसके। अभी भी क्या हो रहे हैं? इसके पास तो वही 5 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, तो अब कितने हो गए? तो 5 और 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर जब हम बॉन्ड बनाते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ते हैं? हमें दिखाने पड़ते हैं 6 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? सॉरी, यहाँ पर ये कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? इसका 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। तो इन्होंने ये बोला कि भाई ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो 1 है, जो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होने ही नहीं देता। ये एक्चुअल में क्या होता है? इसके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो आप ऐसा बना लो, N, एक लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए 10, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर रहेगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, N डबल बॉन्ड O, और फिर उसके ऊपर 3 डॉट। 3 डॉट का मतलब ये बॉन्ड जो है ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में आएगा इसका ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से दिखाया जाता है N ट्रिपल बॉन्ड O को। इसको हम बोलते हैं N ट्रिपल बॉन्ड O, लेकिन एक्चुअल में इसका जो तीसरा बॉन्ड है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बन गया भाई लीविस डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? तो इसके पास 7 और 2 9। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? इसके पास आ रहे हैं 7 और 2 9। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता।
तो ये बच्चों याद रख लेना, ये एग्जाम्पल जो है एक्सेप्शन में है NO नाइट्रस ऑक्साइड, इसके बॉन्डिंग को हम ऑक्टेट रूल लगाकर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ आपको, मॉलिक्यूल्स हैविंग odd electrons, their bonding cannot be explained by applying octet rule। तो ये हो जाता है हमारे लिमिटेशंस ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ऐसी चीज़ों को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसके अलावा एक और पॉइंट, आप जो मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन कर रहे हो उनकी आपने शेप नहीं बताई, उनकी जो है वो किस तरीके की अरेंजमेंट होगी, कैसी शेप होगी, मॉलिक्यूल दिखने में कैसा होगा। तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इट डू नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। फोर्थ पॉइंट लिख ले यहां पर, नो इंफॉर्मेशन अबाउट शेप, अबाउट शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर सिंपली ट्राई टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग but do not give any information about shape of molecules। ठीक है, तो ये हो गया लिमिटेशन। फिर एक और लिमिटेशन, कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स स्टेबल नहीं हैं। ठीक है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की नहीं बताता लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इट डू नॉट एक्सप्लेन why some molecules are very stable whereas others are very reactive। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल स्टेबल है लेकिन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिएक्टिव है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आ गया, ये स्टेबल हो गया और ये रिएक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन आता है ऑक्सीजन से। लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, ऑक्सीजन जो है वो जब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इस तरीके से डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसको हम बना देते हैं इस तरीके से। अब देखो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लेविस डॉट स्ट्रक्चर there is no unpaired electron in O2 molecule, hence it must be diamagnetic। डायमैग्नेटिक का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं लोन पेयर की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन बट एक्चुअली O2 molecule is found to be paramagnetic। पैरामैग्नेटिक का मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और कैसे कंफर्म हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। क्यों है ये पैरामैग्नेटिक, बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस चीज को जो है वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक कैसे हो गया। इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके अकॉर्डिंग तो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो थे वो पेयर हो ही गए थे। तो
तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कोई बचना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है ऑक्सीजन गैस को, तो ये अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और जो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन गैस अट्रैक्ट हो रही है इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन लीविस डॉट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो प्रैक्टिकली ये बात जो है वो वेरीफाई नहीं हो पाई कि लीविस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो सही है या नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली रिजल्ट जो मिल रहा है वो जस्ट अपोजिट है। तो ये हो जाती हैं लिमिटेशंस ऑफ लीविस डॉट स्ट्रक्चर। अब आपको जो असाइनमेंट मिलेगी आज, उसके अंदर आपको मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है वो दिए जाएंगे, आपको उसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और एटम्स के ऊपर फॉर्मल चार्ज जो है वो असाइन करना है। थैंक यू।